जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण स्तर 2 के अंतर्गत अध्याय 4 में आज पढ़ेंगे भाषा का सीखने सिखाने का संबंध। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक बच्चे को भाषा सिखाया जाए या वो खुद सीखे, दोनों में क्या संबंध है के बारे में समझ बनाएंगे। तो पहले चलते हैं परिचय। अक्सर करके जब बच्चे घर से स्कूल आता है तो उन्हें एक नई भाषा की आवश्यकता होती है, और जो स्कूल की भाषा होती है, विद्यालय की भाषा होती है, वह मानकीकृत और शुद्ध होती है। इसलिए बच्चों को जो विद्यालय भाषा सिखाई जाती है वह उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है, और जो घर में सीखे रहते हैं वो एक प्रकार से मातृभाषा होती है। और मातृभाषा में बच्चों को विद्यालय में शिक्षा सही ढंग से नहीं दी जाती है, और शिक्षकों द्वारा यह कहा जाता है कि बच्चों को जो मानकीकृत और शुद्ध भाषा है उसमें शिक्षा दी जाए। तो समस्या ये है कि वो मातृभाषा से सीधा उठ करके जब वह मानकीकृत भाषा को पढ़ने जा रहा है, समझने जा रहा है ना, तो उसके लिए एक अनेक प्रकार की समस्याएं होती है ना। तो उन समस्याओं को जूझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा के द्वारा बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियां करके एक्टिविटी करके बच्चों को भाषा सिखाया जाता है कि वास्तविक में भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे भाव को व्यक्त किया जाता है, कैसे संप्रेषण किया जाता है, कैसे विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की बातें बच्चों को बताई जाती है। फिर धीरे धीरे उन्हें मानकीकृत भाषा सिखाने के पश्चात वह कुछ भाषा तो वह स्वयं सीख जाता है, मतलब भाषा के कुछ अंश वो स्वयं सीख जाता है, और कुछ अंश उसे सिखाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ अंश वह स्वयं सीखता है और कुछ अंश सिखाने की आवश्यकता होती है जो शिक्षक द्वारा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार भाषा को बच्चे को सिखाया जाता है, और वह धीरे धीरे आत्मसात करते करते, उन्हें ग्रहण करते करते भाषा सीख जाता है, और उस भाषा के माध्यम से आने वाले अन्य जो विषय हैं, मान के चलिए हिंदी, गणित, इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी मतलब सब्जेक्ट है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते ही हैं। इसलिए बच्चों को बचपन में मातृभाषा के साथ साथ जो मानकीकृत भाषा है वह भी सिखाने की आवश्यकता है। तो इस पाठ में हम यह जानेंगे कि बच्चों को किस प्रकार भाषा सिखाई जाए और बच्चों के लिए भाषा क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। और अनेक और ऐसे मुद्दे हैं जो भाषागत नीतियों पर लागू होती है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले भाषा क्यों जरूरी है। भाषा क्यों जरूरी है, तो किसके लिए? बच्चे के लिए, है ना। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उन्हें मानकीकृत भाषा की आवश्यकता होती है। तो उन्हें भाषा क्यों जरूरी है, तो जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, और हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं उल्लेखित है ना। ये जितनी भी भाषाएं हैं जो मानकीकृत है, तो ये जो भाषाएं, ठीक है, क्यों जरूरी है, तो वास्तविक में देखा जाए तो बालक के ज्ञान, विज्ञान इत्यादि को बाहर निकालने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है ना। हम मातृभाषा में किसी भी टॉपिक को व्यक्त करें तो दूसरा व्यक्ति वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चों को भाषा की आवश्यकता होती है। एक निश्चित भाषा के माध्यम से बच्चों के द्वारा जब दूसरे व्यक्ति को या शिक्षक को या अन्य किसी व्यक्ति को संप्रेषण के माध्यम से जब बोला जाता है तो उसकी जो संप्रेषण है उसको समझा जाता है ना। अगर वही व्यक्ति किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के साथ मातृभाषा में बात करे तो वो आसानी से समझ नहीं पाएगा, इसलिए भाषा की आवश्यकता होती है। ये तो हो गया। और लगभग प्रत्येक विषयों में भाषाएं होती हैं, ठीक है, जैसे अंग्रेजी हो गया, सामाजिक विज्ञान में हिंदी भाषा, और अन्य विज्ञान, गणित इत्यादि में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा इत्यादि का समावेश होता है। तो इसलिए हमें भाषा को सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं उनके गूढ़ रहस्यों को अपने शब्दों में देने के लिए या कहे प्रश्नों के आधार पर देने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि भाषा एक साधन के रूप में कार्य करता है। भाषा एक साधन के रूप में कार्य करता है। जैसे कि एक सीढ़ी है ना, सीढ़ी है और दीवार पर चढ़ना है,
हमें एक दीवार पर चढ़ना है तो हमें सीढ़ी की आवश्यकता होगी, मतलब यह हमारे लिए साधन का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम कील ठोकेंगे, है ना, तो उसमें कुछ लटकाएंगे तो वो कील है वो साधन के रूप में कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार हमने सीढ़ी का उदाहरण दिया, दीवार पर चढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सीढ़ी की। ठीक उसी प्रकार हमें किसी को बुलाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, अपना विचार देने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, विज्ञान समाज विज्ञान इत्यादि विषय को पढ़ने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम अनेक प्रकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा हमारे लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है, इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ इसमें एक और प्रश्न उठता है कि भाषा साधन के अलावा और बहुत कुछ है ना, तो भाषा साधन के अलावा और बहुत कुछ है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। यह बात एक तरह से ठीक है पर अधूरी है, असल में जितनी ठीक है उतनी गलत भी है। भाषा साधन होने के साथ साथ और बहुत कुछ भी है। हमारे व्यक्तित्व व अहम का आधार, हमारे व्यक्तित्व व अहम का आधार है, हमारी संस्कृति व समझ का भंडार है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बना है कि भाषा हमारे साधन के साथ साथ और बहुत कुछ है, तो हमारी संस्कृति का आधार व भंडार भी है, हमारी व अहम मतलब हमारे लिए जरूरी है, और कहा गया है व्यक्तित्व अहम का आधार भी है। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है, भाषा क्यों जरूरी है, तो हमने साधन के रूप में लिया है ना, और दूसरा कहा गया है कि भाषा साधन होने के साथ साथ और बहुत कुछ भी है के अंतर्गत कहा गया है। इसके उत्तर में व्यक्तित्व व अहम का आधार है, हमारी संस्कृति व समझ का भंडार है। इस प्रकार दो प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, दोनों के उत्तर इस प्रकार दे दिए। आइए चलते हैं, इंसान अपने आसपास की दुनिया को देखता है, ठीक है, अपने आसपास की दुनिया को देखता है और एक छवि बनाता है, ठीक है, छवि बनाता है और छवि बना करके वो अपने शब्दों को क्या करता है, अपने शब्दों में उसको अर्थ देखता है। उदाहरण के लिए मैंने पहाड़ को देखा और पहाड़ को देख करके मैंने क्या किया, अपने शब्दों में उन्हें अर्थ दिया कि पहाड़ पर पत्थर होते हैं, पत्थर के साथ साथ पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, इनके अलावा और बहुत से लोग वहां पर निवास करते हैं। इस प्रकार से पहाड़ और मेरे बीच मैंने क्या किया, पहाड़ को अपने शब्दों में मैंने उन्हें अर्थ दिया। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह भी भाषा के माध्यम से वह अपने शब्दों में अर्थ देते हैं, दुनिया को एक नया नाम देते हैं, है ना, ये दुनिया को समझने का प्रयास करती है, या एक प्रकार से देखें तो अवधारणा बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बादल को देखते हैं, तो बादल को देखते हैं तो हमारे मन में एक अनेक प्रकार की विचारधाराएं उठती है। जैसे बादल दिख रहा है, आकाश में बादल दिख रहा है तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो चारों तरफ जो धूल कण है वो बंद हो जाएंगे और पृथ्वी चारों तरफ से हरा भरा हो जाएगा। पृथ्वीवासी पानी गिरने के कारण एकदम उत्साहित हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे बादल और मेरे बीच जो अंतःक्रिया हुई वह किसी चित्र को या वहां पर जो रंग है उसको देखने मात्र से नहीं है, बल्कि मेरे और उनके बीच जो अंतःक्रिया हुई, बातचीत हुई है ना, अर्थात मैंने जो अर्थ दिया है ना, यह ज्यादा मायने रखता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी बचपन में क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर कहें तो बहुत सी चीजों को वो देखते हैं, जैसे हम देखते हैं वैसे वो भी देखते हैं। ठीक हम जैसे मतलब दुनिया को अर्थ देते हैं वैसे बच्चे भी अर्थ देते हैं अपने अपने शब्दों में। तो यह किससे संबंधित है, ये भाषा के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, हम भाषा के माध्यम से हम दुनिया को नया नाम दे रहे हैं, हम भाषा के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि भाषा ही एक साधन है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीजों को अलग अलग नाम दे रहे हैं। ठीक है, हम इसके पहले कहे हैं कि भाषा संप्रेषण का साधन है, विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है, किसी चीज को व्यक्त करने का साधन है, या किसी पुस्तक को पढ़ने का साधन है, या अनेक प्रकार की गतिविधियों को करने का एक प्रकार से साधन है, और बिना भाषा के हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर भाषा की अहम भूमिका है। भाषा क्यों जरूरी है, इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना भाषा के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, या कहें कि
किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर भाषा न होती तो यह पूरा संसार गूंगों की विराट बस्ती में तब्दील हो जाता, गूंगों की विराट बस्ती में तब्दील हो जाता। आइए और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये अवधारणाएं हमारे दिमाग में कैसे बनती है और विकसित होती है, समझ का एक बृहद विषय है। किंतु हम यह जरूर कह सकते हैं कि इन अवधारणाओं पर चर्चा कर पाने के लिए हम वह बच्चे इंगित करने के लिए अपने मानस में बहुत सारे प्रतीक बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे पहाड़ को देखें या किसी और अन्य मतलब क्षेत्रों को देखें, तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार से प्रतीक बनता है, चिन्ह बनता है ना। उन चिन्हों का क्या करते हैं हम, एक प्रकार से नया रूप प्रदान करते हैं कि ये ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, ये होगा, है ना, ऐसा होगा। इस प्रकार हम अपने विचारों का ढांचा तैयार करते हैं और उसी विचारों के ढांचे से हम एक मतलब पिरोते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम माला की तरह पिरोते हैं, अर्थात उस भाषा को गूंथते हैं या कहें एक निश्चित क्रम में ढालते हैं। और यह कार्य प्रत्येक मनुष्य करता है, प्रत्येक मनुष्य के साथ साथ जो बालक भी होती है वह भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतीकों का आदान प्रदान भाषा के बिना हो ही नहीं सकता। इसका आवश्यक व अविभाज्य अंग है। बिना अवधारणाओं को विचारों के नाम दिए हम इनके आपसी संबंध निर्धारण में तथा अन्य कार्यों में सक्षम नहीं हो सकते। शब्द एक दृष्टि से देखें तो इन अवधारणाओं के नाम ही है। अब यहाँ पर कहा गया है कि हम किसी प्रतीक चिन्ह को देख रहे हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अवधारणा बनाते हैं। और अवधारणा किससे बनाते हैं, शब्दों के माध्यम से। तो ये शब्द ही अवधारणा का नाम ही है, ऐसा कहा गया है। और आइए देखते हैं, अवधारणा संरचना के इस ढांचे को बना पाने को ही समझ बना पाना कहते हैं। अब मान लीजिए हम किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, पहाड़ के बारे में, किसी जंतु के बारे में, मनुष्य के बारे में हम अवधारणा बनाते हैं, उसी को बोलते हैं समझ बना पाना। ठीक है, समझ बना पाना, और यह बिना भाषा के संभव नहीं हो सकता। अर्थात समझ बना पाना और भाषा का विकास एक दूसरे पर आधारित है ना। हम समझ बनाते हैं और भाषा का विकास एक दूसरे पर आधारित है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चा किसी कुर्सी को देखता है, ठीक है, जिनके 4 पैर है, और एक दूसरी कुर्सी को देखता है जिनके 3 पैर है ना, तो दोनों को देखकर एक प्रकार से उनके प्रति समझ बनाता है, जिनसे भाषा का विकास होता है। ठीक है, हाँ, जैसे आप देखिए, सबसे पहले किसी व्यक्ति ने गाय के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा होगा, तो गाय के बारे में एक प्रकार से अवधारणा बनाया होगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, 2 आंख होते हैं। इस प्रकार से गाय के प्रति समझ बनाया होगा, एक अवधारणा बनाया होगा, फिर उसके बारे में निबंध लिखा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार भाषा का विकास होते जाता है। हम जितना किसी के बारे में अवधारणा बनाएंगे उतना ही भाषा का विकास होता जाएगा और हम उस वस्तु को उतना ही ज़्यादा समझते जाएंगे। तो यह बच्चों के लिए भाषा विकास के संबंध में बहुत ही आवश्यक है और भाषा क्यों जरूरी है को यह सिद्ध करता है। ठीक है, यह अवधारणा बनाना सिद्ध करता है। यहाँ पर एक छोटा सा और, बिना एक दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। भाषा मात्र साधन नहीं है, वह समझ व व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग है। अब यहाँ पर फिर पुनः कहा गया है कि जो भाषा है वह साधन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग है। अब देखिए, यहाँ पर जो भाषा है वो साधन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव, ठीक है, व्यक्तित्व अर्थात हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यवहार का अविभाज्य अंग है। मतलब कहने का मतलब है कि वो अलग नहीं है। हम जो बोलते हैं, हम जो किसी से संप्रेषण करते हैं, है ना, तो उसी का एक अविभाज्य अंग है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए या बच्चों के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है और बिना भाषा के हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, विचारों को निरूपित नहीं कर सकते, किसी विषय को पढ़ नहीं सकते, है ना। भाषा हमारे लिए साधन भी है और व्यक्ति
अविभाज्य अंग भी है। इनके अलावा हम चीजों को नए नए अर्थ देते हैं। भाषा के माध्यम से हम अलग अलग चीजों को नए अर्थ देते हैं। जैसे बादल और हमारी भी जो अंतःक्रिया हुई तो उसमें हमने बादल और हमारी जो अंतःक्रिया हुई तो हम अनेक प्रकार के शब्दों को क्या किए, गूंथे हैं, एक नया मतलब सेंटेंस वाक्य बना लिए। तो इस प्रकार भाषा हमारे लिए अनेक प्रकार हमारे लिए अनेक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इसलिए भाषा मनुष्य के लिए जरूरी है। अगर भाषा नहीं होता तो जानवरों की तरह गुर्राते। जिस प्रकार हमने कल कहानी बताया था कि एक जिनी नाम की लड़की है, उन्हें भाषा न होने के कारण वो सही ढंग से बोल नहीं पा रही थी। जब उन्हें पुनर्वास केंद्र में रखा गया उसके बावजूद भी वो सही ढंग से नहीं बोल पा रही थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया भाषा क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं शब्द क्या है। तो शब्दों को समझने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। छोटे छोटे ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, छोटे छोटे ध्वनि से क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों से वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य से बहुत सारे वाक्यों मिलकर एक पैराग्राफ बनता है और बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर के एक प्रकार से अध्याय या पाठ बनता है और बहुत सारे अध्याय मिलकर के एक क्या बनता है, पाठ्यक्रम बनता है। ठीक है, पाठ्यक्रम कहें या पुस्तक कहें। तो ठीक उसी प्रकार यही देखते हैं शब्द के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले कहा गया है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे कि आप अक्षर है। ठीक है, आप कहेंगे कि अक्षर है, लेकिन नहीं। मौखिक भाषा अर्थात जो मुख से बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। दूसरा कहा गया ध्वनियों का निश्चित क्रम है ना। जैसे कि कोई भी एक अक्षर लेते हैं, जैसे कि सामाजिक। ठीक है, इसमें सा है, आ की मात्रा म है, आ की मात्रा है, जा है, ई की मात्रा है, का। इस प्रकार ये क्या है, शब्द है, ध्वनियों का मिश्रण है। ठीक है, और उनका एक निश्चित क्रम ही शब्द कहलाता है। तीसरा कहा गया सार्थक शब्द। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शब्द है, ठीक है, वह सार्थक अर्थ प्रस्तुत करता है। ठीक है, सही अर्थ प्रस्तुत करता है जो सार्वभौमिक होता है। आगे हम पढ़ेंगे शब्द अवधारणा को इंगित करता है। ठीक है, मान लीजिए सामाजिक मतलब समाज के बारे में कहा गया है ना। तो समाज के बारे में क्या करना है, अवधारणा कैसे बना सकते हैं, समाज ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस प्रकार होता है। बहुत से लोग मिलकर क्या बनते हैं, समाज बनते हैं। समाज में बहुत सारे लोग के साथ साथ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसमें सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हैं। इस प्रकार से हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं, शब्दों को देख करके अवधारणा बनाते हैं। पांचवा कहा गया है उच्चारण और शब्द सुस्थिर होते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है जो उच्चारण और जो शब्द होते हैं वो सुस्थिर होते हैं, मतलब एक प्रकार से स्थिर होते हैं, मतलब उसमें मतलब हेर फेर नहीं कर सकते है ना। जैसे कि कुछ कहा कर सकते हैं, जैसे कि पानी, बिहार वाले इसको पौनी बोलते हैं है, लेकिन ये सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो उच्चारण और शब्द होते हैं वो सुस्थिर होते हैं, उसको अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आइए सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि सभी लोग उनको मानते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से वो सार्वभौमिक होता है और सभी लोग उनको क्या करते हैं, मानते हैं और सभी एक स्वर में मतलब वैसे ही बोलते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं सार्वभौमिक होते हैं। इस प्रकार शब्द किसे कहते हैं, तो आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि का निश्चित क्रम होता है, सार्थक शब्द होता है, अवधारणा को इंगित करता है, साथ साथ उच्चारण और शब्द सुस्थिर और सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आ जाएगा आपका शब्द के बारे में। आइए आगे चलते हैं। यही पर आता है भाषा की मनमानापन, भाषा का
सही रूप है ना। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे कि पेड़ बंदर पर चढ़ा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाषा का मनमानापन, ठीक है, इसको बोलते हैं भाषा का मनमानापन। कहने का तात्पर्य है कि जो सही है, सार्वभौमिक है, जो सभी लोग मानते हैं और व्याकरण में उनका सही रूप प्रदर्शित है, उनको छोड़ करके कोई दूसरा बोलना अर्थात गलत बोलना या प्रत्यारोपित करना, वो भाषा का मनमानापन कहलाता है, ठीक है, भाषा का मनमानापन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हम देखें तो जैसे कि पेड़ को, ठीक है, बंगाल में क्या बोलते हैं, गाछ बोलते हैं, और गाछ बोलते हैं, और अंग्रेजी में ट्री बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको रुख, है ना, और हिंदी बोलते हैं पेड़। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अलग भाषा भाषी लोग किसी पेड़, किसी भी मतलब पेड़ को कहें या किसी भी मतलब वस्तु को कहें, वो अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं, ठीक है, अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाषा का मनमानापन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं भाषा का मनमानापन। जैसा रूप है वैसे ना बोलना, बल्कि अपने अनुसार से उनको तोड़ मरोड़ के बोलना ही भाषा का मनमानापन कहलाता है, ठीक है। आइए चलते हैं, आइए देखते हैं, जिस तरह मौखिक भाषा में श्रव्य प्रतीकों अर्थात ध्वनियों का प्रयोग होता है, उसी तरह लिखित भाषा में प्रतीकों अर्थात अक्षरों यानी कागज पर बनी आकृतियों का प्रयोग होता है। अक्षर वास्तव में ध्वनि के लिए प्रतीक का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है हम मौखिक रूप से बोलते हैं और लिखित रूप से लिखते हैं, मतलब लिख करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं। दोनों में भाषाओं का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मौखिक भाषा है उसमें हम एक प्रकार से आवाज निकालते हैं, है ना, और लिखित भाषा में क्या करते हैं, हम लिख करके व्यक्त करते हैं जो प्रतीक होते हैं। जितने भी जो अक्षर है, अनार आम जो कुछ भी है ना, ये सब क्या कहलाता है, एक प्रकार से प्रतीक है, चिन्ह है। बोलने में हमारे पास एक तो आवाज में उतार चढ़ाव के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है, अर्थात जो हम बोल रहे हैं ना, उसमें आवाज में उतार चढ़ाव की स्वतंत्रता होती है। जिस प्रकार गानों में उतार चढ़ाव की स्वतंत्रता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को बोलने में उतार चढ़ाव की स्वतंत्रता होती है। दूसरी तरफ भाव भंगिमाओं से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब कैसे हम उचित हाव भाव व्यक्त करें। मुख के भाव होते हैं, है ना, चेहरे के भाव होते हैं, डरते हैं तो किस प्रकार भाव होता है, किसी अजीब प्राणी को देखकर कैसे हम भाव व्यक्त करते हैं, तो इनकी भी स्वतंत्रता होती है। तथा तीसरे, क्योंकि संवाद आमने सामने होता है, अतः अस्पष्टता या भ्रामकता के स्पष्टीकरण के अवसर उपलब्ध होते हैं, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद करें तो कुछ बातें ऐसी होती है जो अस्पष्टता होती है और कुछ बातें भ्रामकता होती है ना। तो ऐसे बातों की स्पष्टीकरण की स्वतंत्रता होती है और अवसर उपलब्ध होते हैं। ये तीनों सुविधाएं लिखित भाषा के प्रयोग में उपलब्ध नहीं होती, है ना। ये केवल मौखिक भाषा में होती है। हम बोलते हैं, भाव भंगिमा होकर व्यक्त करते हैं, संवाद होती है तो उसमें भ्रामकता होती है, स्पष्टता नहीं होती, है ना, और कुछ बातें ऐसी होती है जो स्पष्ट होती है, जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है ना। ये बातें लिखित भाषा में नहीं होती। एक तो लिखित भाषा में ध्वनि प्रतीकों के अलावा भी कुछ प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है, जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि। दूसरे लिखित भाषा में भाषा के नियमों की अनुपालना अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संदर्भ से अन्य अर्थ निकालने की संभावना नहीं होती। आइए चलते हैं, लिखित भाषा में अर्थ ग्रहण करने के लिए हम केवल दृश्य प्रतीकों को देखते हैं, है ना। हम लिखित भाषा में अर्थ ग्रहण करने के लिए हम केवल दृश्य प्रतीकों को देखते हैं। तो दृश्य प्रतीक मान के चलिए ये है, ठीक है, सिखाने, ये एक प्रकार से प्रतीक है, ठीक है, चिन्ह है। तो उनको समझने के लिए सिखाने अर्थात सिखाना, किसको सिखाना, बच्चों को सिखा सकते हैं, बड़ों को सिखा सकते हैं, अपने सहपाठियों को सिखा सकते हैं, है ना। तो सिखाना का अर्थ है एक प्रकार से देखिए तो समझाना भी हो सकता है। इसमें उसमें आवाज का उतार चढ़ाव, हाव भाव कुछ नहीं होता। लिखित भाषा में लिखकर अभिव्यक्ति की प्रक्रिया इससे उल्टी होती है।
अब देखिए लिखित भाषा में एक प्रकार से उतार चढ़ाव नहीं होता, हाव भाव नहीं होता है ना, ये एक प्रकार से उल्टा होता है। यहाँ भी ध्वनि तथा दृश्य प्रतीकों का संबंध सुनिश्चित तथा भाषा भाषी समूह में सार्वभौम है तथा मनमाना भी है। देखिए यहाँ भी मतलब भाषा भाषी के क्षेत्र में देखा जाए तो एक प्रकार से मनमाना है, हम किसी सिखाने, ठीक है, ये एक अच्छा शब्द है, इसको जब हम बोलेंगे इसका अर्थ व्यक्त करेंगे तो एक प्रकार से हम इसके अर्थ को बताएंगे कि सिखाना अर्थ समझाना है, ऐसे लिख कर सीखते हैं, ऐसा इस प्रकार से, और हम बोल कर भी सिखाते हैं। इस प्रकार मनमाना ढंग से हम थोड़ा थोड़ा वो करते हैं, मतलब सिखाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लिखित भाषा में अर्थ तक पहुंचने में मौखिक भाषा से अधिक चरण है। देखिए लिखित भाषा में हम अर्थ तक पहुंचने में मौखिक भाषा से अधिक चरण है, मतलब स्टेप है। मनमाने संबंधों की स्मृति व नियमों का उपयोग 2 बार करना पड़ता है। यहाँ कर पाने के लिए तर्क क्षमता का 2-3 बातों को एक साथ दिमाग में रख पाने की आदि सभी की क्षमता बढ़ाने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर कहा गया है हम स्मृति नियमों का उपयोग 2 बार करना पड़ता है ना। स्मृति अर्थात याददाश्त, इनकी 2 बार क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। और यह कर पाने के लिए तर्क क्षमता का 2-3 बातों को एक साथ दिमाग में रख पाने आदि सभी की क्षमता की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है। यह सब लिखने का उद्देश्य किसी प्रकार की भाषा शास्त्रीय विवेचना करना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीमित उद्देश्य यहाँ पर केवल उन्हीं मान्यताओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं जो आरंभिक भाषा शिक्षण में सीधे उपयोग की है। भाषा के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और कुछ भाषा के विकास के संबंध में हो सकता है। यह मात्र वे चीज लिख रहे हैं जो सीधे सीधे उक्त सामग्री व विधि के मूल है। देखिए भाषा सीखने सिखाने के और बहुत कुछ संबंध हो सकते हैं, ठीक है। भाषा को इस उद्देश्य से सिखाया जाए, भाषा को ऐसा करने के लिए सिखाया जाए, भाषा लिखित भाषा में सिखाया जाए, मौखिक भाषा में सिखाया जाए, अनेक प्रकार के हम उपागमों को अपना सकते हैं, है ना। लेकिन नीचे कुछ और उपागम बताए गए हैं जिसको बाद में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।